नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हमें फिक्र है आपकी, और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद क्या दिक्कतें पेश आती हैं और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो आपको बताएं कि प्रेगनेंसी में शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। हार्मोन्स के लेवल में उतार चढ़ाव आने के साथ साथ वजन बढ़ना, शरीर के अन्य हिस्सों में बदलाव आता है, और इसके अलावा प्रेगनेंसी में महिलाएं इमोशनली और मेंटली भी प्रभावित होती है। वहीं गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर की डिमांड भी बढ़ जाती है। इस समय आपको अपनी पसंद को साइड करके अपना और अपने बेबी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कई महिलाओं को ये पता नहीं होता कि इस मुश्किल दिनों में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। आज हमारे एक्सपर्ट आपको ये तमाम जानकारी पहुंचाएंगे, आपके तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपके। तो आपके जो भी सवाल हैं हमारे गेस्ट से आप कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस आपको करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रोली एस भाटिया, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमा मिश्रा, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर नेहा राज, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर्स इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आपको बताएंगे कि बचाव और परेशानी से आप कैसे निपट सकते हैं। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, हमारे साथ जुड़कर आप अपने सवाल एक्सपर्ट से कर सकते हैं। नंबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। नंबर आप नोट करिए, 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं वो आप हमारे गेस्ट से कर सकते हैं। और चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत हम कर लेते हैं और आपको बताएंगे, आपके तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले डॉक्टर रोली एस भाटिया, मैं आपके पास आ रही हूं। आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं और हमने आज का विषय रखा है प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ। सवाल सबसे पहले यही रहेगा कि प्रेगनेंसी के दौरान जो दिक्कतें पेश आती हैं उनसे कैसे डील किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में बच्चे को सपोर्ट करने के लिए हमारे बॉडी की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और स्पेशली कि हम अभी ये नोटिस कर रहे हैं कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, और ऑलमोस्ट अप्रैल शुरू होने वाला है, मई आने वाला है, और गर्मी में हमारे बॉडी की डिमांड्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मोस्टली क्या दिक्कतें हमें फेस करने को मिलती हैं, जैसे इंडाइजेशन होना, एसिडिटी लगना, बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगना, जल्दी थकान हो जाना, सर में दर्द होना, डिहाइड्रेशन महसूस करना, ये यूजुअली भी हमें प्रेगनेंसी में देखने को मिलती हैं। और गर्मी में डिहाइड्रेशन, ज़्यादा ना खा पाने की कंडीशन में ये सारी ही दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो हम इन दिक्कतों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस जो हम प्रेगनेंसी में ले सकते हैं वो इस प्रकार है। जैसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना। हमें एटलीस्ट जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको दिन में 3 से 4 लीटर लिक्विड्स का इंटेक करना ही चाहिए, जिसमें कि 13 से 15 ग्लासेस आप पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, छाछ, लस्सी, मठा, फ्रेश निकले हुए जूसेस, कैंड जूसेस या जो टेट्रा पैक्स आते हैं उनका सेवन नहीं करना है, परंतु अपने को हाइड्रेट रखिए। यदि आप अपने को हाइड्रेट रखेंगे तो आपके बॉडी से जितना भी स्वेटिंग होती है, जितना भी डिहाइड्रेशन होता है, आप उनसे सभी से बच के रहेंगे। ठीक है डॉक्टर नेहा, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं और हमने आज का विषय प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ ही हमने रखा है। तो आपसे सवाल मेरा यही रहेगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर रोली ने जानकारी साझा कर दी है। आपसे मैं समझना चाहूँगी, अक्सर मैंने देखा है कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, जो लेडीज़ होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, और फिर उनको टेंशन इस बात की होती है कि भाई वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है। तो इनसे कैसे लड़ा जाए। मैं ये बताना चाहूंगी कि यूजुअली प्रेगनेंसी में हम ये सोचते हैं कि हमको 2 आदमी का खाना खाना है। ये बिल्कुल नहीं है। प्रेगनेंसी में बच्चे के विकास के लिए डेफिनेटली हमें बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है, पर वो एक नियमित रूप से ही लेना है, और एक प्रकार की डाइट जो प्रोटीन का इंटेक है वो बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि अब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो हम कुछ भी मीठा खा सकते हैं। जो जंक फूड्स होते हैं वो हम अपने मूड स्विंग्स के हिसाब से खा सकते हैं। तो जैसा डॉक्टर रोली ने भी कहा, हमें अपने पसंद से ज्यादा अपने बच्चे के बारे में सोचना है। तो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें हमें हर 2 से 3 घंटे पे कुछ सेवन करते रहना चाहिए,
और हमारे हर मेजर मील यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आपका प्रोटीन का इंटेक ज्यादा होना चाहिए। और अक्सर जो ये चिड़चिड़ाहटपन होता है ना, मूड स्विंग जिसे आप बोल रहे हैं, वो इसलिए होता है अगर हमारे अंदर कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी है या फिर हम थोड़ा डिहाइड्रेटेड है। स्पेसिफिकली अगर हमको आयरन की कमी होती है या प्रेग्नेंट महिलाएं बहुत जल्दी अनीमिक हो जाती हैं तो उनको चिड़चिड़ाहट ज्यादा होता है। इसीलिए जब अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, एक बार हीमोग्लोबिन लेवल चेक करें और आयरन का जो हमें कंजम्पशन है वो बढ़ाना पड़ेगा। ये हम कर सकते हैं चुकंदर का जूस पी के, अंजीर, खजूर या बादाम की चिक्की खा के, या फिर नॉर्मल जो वेजिटेबल्स होते हैं, अगर हम पालक खाएं, पालक बैगन का सब्जी बना के खाएं, बरी खाएं, जो नॉर्मल हमारी आहार में ऐसे भी होती है, इससे हमारा आयरन का कंटेंट बॉडी में बढ़ता है, बच्चे का विकास भी सही से होता है और चिड़चिड़ापन भी नहीं होता है। ठीक है डॉक्टर नेहा, आपकी आवाज़ बहुत इको कर रही है, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि मूड स्विंग्स इसलिए होते हैं कि आयरन की कमी, विटामिन की कमी लेडीज़ की बॉडी में होती है, ऐसे में उनको दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में डॉक्टर उमा, मैं आपसे समझना चाहूँगी, आयरन की कमी, विटामिन की कमी, पोषण तत्वों की कमी, उनको कैसे दूर किया जाए? क्या खाया जाए? डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाए? ऐसा है कि इसीलिए प्रेगनेंसी जब शुरू करते हैं या लोग प्लान करते हैं, हम कहते हैं कि आप डॉक्टर से अपने विजिट करिए, मिलिए, सो दैट आपकी प्री प्रेगनेंसी स्टेटस वो चेक कर लें। आपके कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि डेफिशिएंसीज, विटामिन डेफिशिएंसीज, वो चेक कर लें। कुछ और वैक्सीनेशंस हैं वो चेक कर लें, सो दैट कि जब आप कंसीव करें तो आप बेस्ट एनवायरनमेंट में कंसीव करें। तो इसमें बेसिकली विटामिन डी, B12 ये सब हम टेस्ट करते हैं, रूटीन ब्लड टेस्ट, किडनी, लिवर स्टेटस, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। और अगर इसमें जो भी डेफिशिएंसीज हैं अकॉर्डिंगली गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करती हैं, सो दैट कि आपका ऑप्टिमम लेवल आ जाए। एंड ये जो भी हम सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं ये सेफ होती हैं प्रेगनेंसी में। तो दिस इज़ कंटिन्यूड इन दी फर्स्ट 3 months ऑल्सो। पहले 3 महीने जब या थ्रू आउट प्रेगनेंसी ज़रूरत है तो ये हम वाइटामिन्स कंटिन्यू करके रखते हैं। प्लस उनको डाइट की एडवाइस देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन कम है तो डाइट रिच इन हीमोग्लोबिन, आयरन रिच इन आयरन, जैसे कि हरी सब्जियां, हरी पत्तियां, गुड़, जैसे डॉक्टर नेहा ने बताया, गुड़ की चिक्की, पट्टी, इवन डेट्स, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं और अपनी रूटीन डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि हेल्दी भी है प्लस आपकी विटामिन डेफिशिएंसीज को भी इम्प्रूव करती हैं। ठीक है डॉक्टर रोली, मैं आपसे समझना चाहूँगी, आफ्टर प्रेगनेंसी अमूमन देखा जाता है कि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि लेडीज़ के अंदर वीकनेस आ जाती है जी, तो उसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि अभी तो हम जो समझ रहे हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की चीज़ें समझ रहे हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आती हैं। ज़रूर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि जब भी पेशेंट हमने डिलीवर कर दिया, जब बच्चे जब घर जा रहे हैं, तो सिर्फ महिलाओं की नहीं पर उनकी माओं की और उनकी सासों की काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी हुई महिला की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसे घर में सब कुछ खाने को मिल जाता है। पर लेकिन अगर सिजेरियन होता है, हम पेशेंट को बता के भी भेजते हैं कि आप सब कुछ खा सकते हैं, नॉर्मल रोटी सब्जी, दाल चावल, फल फ्रूट, दूध वगैरह सब ले सकते हैं। परंतु पुराने की मान्यताएं को देखते हुए जो माएँ होती हैं, सासें होती हैं, वो कहती है नहीं बेटा दूध नहीं पीना है, टाके पक जाएंगे। बट ऐसी स्थिति नहीं होती है। अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको सलाह दे रही है कि जब आप अस्पताल से छुट्टी होके जा रहे हैं, इवन आपका सिजेरियन ही क्यों नहीं हुआ है, परंतु आप एक नॉर्मल डाइट जो हम डेली अपने घर में नॉर्मल बिना तेल मिर्च मसाले का खाना बनाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वो आप आराम से ले सकते हैं। उसको लेने में कोई भी तकलीफ नहीं होती। बहुत कम ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको खुद बताएगी कि आपको इन पर्टिकुलर चीज़ों का परहेज करना है। परंतु जो गायनेकोलॉजिस्ट जाते समय आपको एडवाइस दे रही हैं डाइट को रिगार्डिंग, उनको फॉलो करना चाहिए, दूध ज़रूर पीना चाहिए। और जब भी फॉलोअप विजिट पे आते हैं तो ये आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी, ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जो महिलाओं को ये समझना चाहिए कि ये तीनों ही, आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली और एटलीस्ट हफ्ते में एक विटामिन डी की गोली, ये आपको अगले 6 महीने तक डिलीवरी के बाद लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तो आप बच्चे को फीड कर रहे हैं, तो बच्चे को भी न्यूट्रिएंट्स वो टोटली आपके दूध पे डिपेंडेंट है, जो कि आपके ब्लड फ्लो में से जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके दूध में जाएंगे बच्चे को वही मिलेंगे। तो इसलिए आप अगर अपनी दवाएं और अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे तो बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे आने वाले समय में जैसे हड्डियों में दर्द होना, थकान लगना, कमजोरी आना, ये दिक्कतें भी आपको कम रहेंगी। डॉक्टर नेहा, आपका रुख करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी आप क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी अब मैं चाहूँगी आप साझा करिए। सवाल मेरा ये है कि अक्सर बड़े बुजुर्ग हमें कहते हुए सुने जाते हैं कि भाई हम तो अपने ज़माने में खूब काम करते थे, कपड़े धोते थे, बर्तन साफ करते थे,
बोझ जो है वेट उठाते थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब माहौल बदल चुका है, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। तो मैं चाहूँगी उन तमाम लेडीज़ को आप बताइए, समझाइए कि ये करना इधर इट इज़ गुड और बैड। जानकारी चाहूँगी, आप साझा करिए। यस, अभी क्या है, लोग सोचते हैं कि अगर हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो हमें एकदम ही आराम से रहना है। ये भी सही नहीं है, पर एक लिमिट तक बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करना ये भी सही नहीं है। ठीक है, इनका हमको बैलेंस स्ट्राइक करना है। यहाँ पे आपके डॉक्टर आपकी सहायता कर सकते हैं। जब आपके प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने होते हैं, तब आप जो नॉर्मल अगर वॉकिंग पे जाते हैं या फिर नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, थोड़े बहुत ही हाई इंटेंसिटी जंपिंग वाली एक्सरसाइज जिसमें, और या फिर आपको बहुत लोड उठाने वाली एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए, पर थोड़ा मैटरनल योगा हो या पावर वॉकिंग हो, ये डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू नहीं आता। मैं ये भी रेकमेंड करूंगी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा ब्रीदिंग कैपेसिटी भी बेटर होता है। जब आप प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में जाते हैं तो हमारी तरफ से एक कीगल्स एक्सरसाइजेस करने की ये सलाह दी जाती है, जिससे आपकी जो पेल्विक की मसल्स हैं वो थोड़े स्ट्रांग हों, और आप 30 मिनट्स के वॉकिंग कीजिए ताकि ब्लड फ्लो मेंटेन रहे पैरों में। नहीं तो पैरों में दर्द होगा, ब्लड की जमाव बढ़ने के चांसेस होते हैं, और आपका शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। कीगल एक्सरसाइजेस करने से जब आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे तो जो हम सुनते हैं ना कि 8वें-9वें महीने में नीचे कमर में दर्द होता है, वो थोड़ा सा कम होगा, और आपके अंदर इतनी शक्ति बॉडी में डेवलप होगी एक्सरसाइज करने से कि बच्चे को आप आसानी से नॉर्मल डिलीवरी के लिए पुश कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उठक बैठक या स्क्वाटिंग करने से बच्चे का सर भी नीचे मेंटेन रहता है, वो सही पोजीशन में रहता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सकती है। ठीक है, यानी कि आप देखिए विटामिन लीजिए, खाना खाइए, डाइट अच्छी लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बट कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मैं सही कह रही हूँ डॉक्टर उमा? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नो नहीं होती एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स। बाकी सब चीज़ें आप कर सकते हैं। प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल प्रोसेस जो पहले से चलती आई है, अभी भी चल रही है। बस ये है कि पहले उतना हॉस्पिटल केयर या गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की सलाह लोग नहीं लेते थे, इसीलिए मैटरनल मोर्टेलिटी एंड बेबी डेथ्स ज़्यादा होते थे। अब हमारी केयर बढ़ गई है, सर्विसेज बढ़ गई हैं, लोग डॉक्टरों की निगरानी में रहते हैं, इसलिए अपना केयर कर सकते हैं, एंड मदर हेल्थ एंड बेबीज हेल्थ दोनों हम ध्यान रख सकते हैं। इसीलिए एक्सरसाइजेस, डाइट, एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। मॉडरेशन में आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर रूली, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रही हूँ। ठीक है, शहरी इलाकों की बात कर ली जाए तो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, गायनेक हैं, तो चली जाती है लेडीज़, भाई हमारी दिक्कतें हो रही हैं, पेन हो रहा है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ तो इलाज करा लिया जाता है। लेकिन अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लूँ, क्योंकि अभी भी वहाँ पर वो सुविधा नहीं पहुँच पाई है, लेडीज़ इग्नोर कर देती हैं, ठीक है जाने दीजिए, थोड़ी देर का वक्त है, फिर दर्द खत्म हो जाएगा। क्या ये सही है? देखिए ऐसा है कि अब जैसे कि आपने सही बोला, अर्बन एरियाज में तो काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसी सिचुएशंस और काफ़ी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेन किया गया है, वो घर घर जाती हैं, आयरन कैल्शियम की गोलियां देती हैं, टीटी का इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा है इसकी निगरानी करती हैं, समय समय पर जाके जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको शिक्षा दी जाती है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ऑब्वियसली पहले से फैसिलिटीज तो बड़ी हैं, लेकिन सही बात तो यही है कि देने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारी गर्भवती महिलाओं को इसकी आवश्यकता समझ में नहीं आएगी। तो फैसिलिटीज़ तो हैं, लेकिन सही तरीके से सब तक पहुँचे फैसिलिटीज़ और वो उनका लाभ उठा पाएँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम जिस लेवल पे हैं उसमें गर्भवती महिलाओं को आयरन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, खाने के बारे में बताया गया है। इवन ये हमारे अर्बन एरियाज़ में भी ये बहुत डिपेंड करता है कि जो हमारे घर में बाइयाँ काम करने आती हैं, अगर वो गर्भवती महिलाएं, तो ये हमारा अधिकार है या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको समझाएं कि उनके लिए क्या खाना ज़रूरी है और क्या खाना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने और महत्वपूर्ण बात आपने कही डॉक्टर रोली। यहाँ पर डॉक्टर नेहा मैं आपके पास आ रही हूँ। क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा होती है डॉक्टर नेहा, गर्भवती महिलाओं को खाने का मन करता है, चाहे खट्टा हो चाहे तीखा हो, लेकिन ये नहीं सोचा जाता है कि भाई अगर आप बाहर का फूड खाएंगे तो आपके बेबी के लिए हानिकारक होगा। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, क्रेविंग्स तो पूरी तरीके से कम नहीं की जा सकती, पर इसका एक बहुत सही सोल्यूशन है जो मैं हमेशा ही अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि अगर आपका पेट भरा रहेगा तो भूख थोड़ी कम लगेगी। ठीक है, मुझे पता है कि क्रेविंग्स एक डिफरेंट चीज होती है, पर इसीलिए आपको ना 2 से 3 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। और ऐसे चटपट खाने का अगर मन करता है
तो आप अपने से खुद से बनाएं या लोगों का सहायता ले लें, कुक ले लें, या फिर अपने मम्मी को, अपने सासू माँ को रिक्वेस्ट करें कि जैसे पाव भाजी अगर खाने की हो या कुछ भी बाहर की आपके चीज चटर पटर खाने की इच्छा हो, तो आप घर पे बनाना ज्यादा सही समझें। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको बाहर से खाना है, तो ऑर्डर करने से पहले ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि आप जिस जगह से मंगा रहे हैं या जिस जगह खा रहे हैं वहां पे हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम बाहर का खाना खाने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि अगर आपको पेट खराब होता है या फिर आपको फीवर आता है, तो अगर कॉन्स्टेंटली फीवर आ रहा है या लूज मोशन होता है तो बच्चे के विकास पे असर पड़ता है। तो इसीलिए पहले हाइजीनिक देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर चटर पटर खा रहे हैं तो तीखा कम खाइए। बहुत तीखा खाने से आपको जलन भी होगी और डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, जिससे आप फिर नॉर्मल खाना नहीं खा पाइएगा और बच्चे के विकास पे असर पड़ेगा। एक आम इंसान के लिए डॉक्टर उमा कहा जाता है कि साल में एक अपना मेडिकल चेकअप करा लो ताकि पता चल जाए कि भाई बॉडी में क्या दिक्कतें हैं, ब्लड की कमी तो नहीं है, और भी तमाम चीज़ें पता चल जाती हैं। अगर मैं यहाँ पर गर्भवती महिलाओं की बात करूँ तो उन्हें साल में कितनी बार मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए? गर्भवती महिलाओं के लिए रूटीन टेस्ट हमारे गाइडलाइंस में मेंशन्ड है। एक हम कहते हैं कि रूटीन टेस्ट हर किसी को चाहिए, इवन महिलाओं को भी साल में एक बार रूटीन चेकअप अपना नॉर्मल कराएं। प्लस जब वो प्लान कर रहे हैं कि हाँ उनको प्रेगनेंसी के लिए जाना है तो ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट से मिले और अपनी प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करवाएं, जिसमें कि मैंने पहले भी बताया कुछ लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं जिसमें कि हम देखते हैं डेफिशिएंसीज, वैक्सीनेशंस, ये सब टेस्ट करते हैं और अगर ज़रूरत होती है तो उनको वैक्सीनेट करते हैं या फिर उनकी विटामिन डेफिशिएंसीज को पूरी करते हैं। प्लस जो भी प्लान कर रहे हैं उनको 2 से 3 महीने पहले से फॉलिक एसिड पे जाना चाहिए, जो कि एक विटामिन बी ग्रुप की विटामिन है और ये बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने से रोकती है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स ये बहुत ही ज़रूरी होता है। फर्स्ट 3 मंथ्स कुछ और ले ना ले, बट ये फॉलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 मंथ्स बिफोर प्लानिंग एंड 3 मंथ्स ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये उनको ज़रूर लेना चाहिए। प्लस एंटीनेटल पीरियड में जैसे उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है प्रेगनेंसी टेस्ट, तो वो अपनी गायनी से मिलें, अपना टेस्ट कंफर्म कराएं। प्लस जो बेसिक रूटीन टेस्ट होते हैं वो फर्स्ट विजिट में उनकी होनी चाहिए, सो दैट कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम सामने आती है तो उसका टेक केयर हो सकता है, उसके लिए जो मेडिसिन हैं वो दी जा सकती हैं। प्लस कोई पहले से ही मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ है तो उनका स्पेशल केयर होता है, उनके विजिट्स थोड़े और फ्रीक्वेंट होते हैं, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट फिर उनको बताती है, अकॉर्डिंगली वो अपने विजिट्स करते हैं और टेस्ट करते रहते हैं। रूटीन विजिट्स यूजुअली हम शुरू में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वंस अ मंथ होता है और टेस्ट के हिसाब से होता है, जो कि यूजुअली इट कम्स टू वंस अ मंथ। उसके बाद की विजिट्स यूजुअली 26 वीक्स के बाद 2-2 हफ्ते में होती है एक बार, और लास्ट के महीने में हर हफ्ते आना होता है उनको। ठीक है डॉक्टर रूली, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूँगी। समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं, हम और ज़्यादा जो है टेक्निकल हो रही हैं, चीज़ें बहुत टेक्निकल हो रही है, मोबाइल का लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर महिलाओं की अगर बात करूँ, क्योंकि ज़्यादा चलना होता नहीं है, अमूमन महिलाएं जो होती गर्भवती महिलाएं बैठी ही रहती हैं, तो मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं, यूट्यूब चला लेती हैं और सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करना वो कितना हानिकारक साबित हो सकता है? बिल्कुल सही बात कही है आपने। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो बात ये होती है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं ये देख रही होती है हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, फलानी एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, वो करना है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो चीज़ हर चीज़ आपको दिख रही है वो हर इंसान के लिए सही नहीं होती है। इसलिए आप कुछ भी, कोई भी एक्सरसाइज देखते हैं, योगा देखते हैं, कुछ खाने की चीज़ देखते हैं, ज़्यादा मत देखिए। ज़्यादा देखेंगे ज़्यादा परेशान होंगे। अरे मैंने देखा था मेरा प्लेसेंटा तो नीचे था, अरे इसके तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं सारी जानकारी पहली बात आपको सही मिल रही हो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ जाइए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पहले सलाह लीजिए और उसके बाद सोशल मीडिया में दिखाई हुई चीज़ को फॉलो करिए। दूसरी बात, बहुत कॉमन आपको सुनने को मिलेगा, हमें रात को नींद नहीं आती इसलिए हम ना यूट्यूब देख लेते हैं, 11 बजे के बाद हम 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, सुबह हमारे सर में दर्द हो रहा है। तो मैं अपने पेशेंट्स को जो मोस्ट कॉमन सलाह देती हूँ कि ठीक है हम आपको नींद नहीं ला सकते हैं, बट हम ये कर सकते हैं कि 10, साढ़े 10 बजे के बाद आप अपने मोबाइल फोन को उठाएंगी नहीं, आप उसमें सोशल मीडिया, कोई भी आप किसी भी प्रकार का कोई शो मत देखिए। आप जिस भी भगवान को या जिस भी चीज को मानती हूँ आप उनके भजन लगा दीजिए। आप कुछ किसी की आपको बातें अच्छी लगती हैं, कोई अच्छे एडवोकेट, कोई अच्छा आपको टीचिंग्स आपको किसी की अच्छी लगती हैं, आप वो सुनिए। आप मोबाइल को साइड में रख दीजिए, भजन जो भी जिसमें भी आपका ध्यान लगता हो, जिसको भी आप मानते हो उनके भजन वगैरह उनको फॉलो करिए। धीरे 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 आपका मन शांत होगा, आपकी जो दिमाग में बातें चल रही हैं वो शांत होंगी।
और आपको नींद आएगी। तो सोशल मीडिया का प्रयोग जरूर करिए, लेकिन एक लिमिटेड, जैसे कि उन्होंने कहा खाने में मॉडरेशन होना चाहिए, वैसे ही सोशल मीडिया का मॉडरेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जरूर, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में, और कुछ भी फॉलो करने से पहले प्लीज अपनी गायनी के पास जाइए और कंसल्ट करिए। डॉक्टर नेहा, एक दिक्कत ये भी होती है महिलाओं में, दिक्कत कहें या टेंशन कहें, टेंशन ये होती है कि भाई आफ्टर प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे, आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा, पुट ऑन हो जाएगा, तो उनको कम कैसे किया जाए। उसके लिए तमाम तरह की जो वीडियोस है वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, तरह तरह की एक्सरसाइज की जाती है महिलाओं की ओर से। मैं चाहूँगी आप उन महिलाओं तक ये मैसेज अपना पहुँचाएँ कि भाई एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन सिर्फ एक वीडियो के आधार पर आप एक्सरसाइज कर लेंगे और वो आपके लिए गलत साबित हो जाएगी। कौन सी एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है और कितने देर तक करनी ज़रूरी है? ओके, दो चीज आपने पूछा। पहला वजन का बात कर लेते हैं। अगर हम वजन कम गेन करेंगे तो हमको पोस्ट डिलीवरी उसे लूज करना भी आसान होगा। मैं जैसा हमेशा बोल रही हूँ कि आजकल मैंने टेंडेंसीज देखा है कि लोग को लगता है कि प्रेगनेंसी हो गई, अब हम कुछ भी खा सकते हैं, कितना भी वजन गेन कर सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेगनेंसी में 10 से 11 किलो का वजन गेन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, पर अगर आपका वजन पहले से ज्यादा है, आप थोड़े से मोटापे के तरफ हैं, तो 8-9 किलो 10 किलो वजन बहुत होता है गेन करना। तो आपको गेन कम करना है, गेन बहुत ज्यादा नहीं करना है। लोग यहाँ 20-25 किलो भी वजन गेन कर लेते हैं, 90 किलो के हो जाते हैं, 100 किलो के हो जाते हैं, फिर उसे लूज करना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि बच्चा तो 3-4 किलो का ही निकलता है, बाकी वजन आपका मोटापा और चर्बी होता है। दूसरा, अगर आप वजन जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं पोस्ट डिलीवरी, उससे अच्छा वजन कम करने का कोई तरीका नहीं। 6 महीने अगर आप सही में अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराइएगा, तो क्योंकि आपके ही बॉडी से पोषण जाता है बच्चे को, तो वजन कम करना भी आसान हो जाता है। दूसरा ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान 30 मिनट्स का वॉक या 30 मिनट्स का लाइट एक्सरसाइज काफी है ये, और आप अपने खाने में मॉडरेशन रखिए। एक्सरसाइज आप जिमिंग करना या फिर बहुत वजन उठाना या बहुत ज्यादा स्विमिंग करना, ये सब प्रेगनेंसी में सही नहीं होता। कुछ लाइट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस जैसे कि योगा, कोई कीगल एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड ब्रिस्क वॉकिंग, यही रेकमेंडेड होता है और इसका आपको हमेशा सलाह लेना है। दूसरी बात स्ट्रेच मार्क की रही, तो जितना पेट फैलेगा उतना ही स्ट्रेच मार्क होगा, और स्ट्रेच मार्क को नहीं बनने से आपको रोकने के लिए बस एक ही काम करना है कि अपने वहां के स्किन को आप मॉइस्चराइज रखिए नॉर्मल तरीके से, कोई स्पेशल क्रीम या ऑयल खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे गायनोकोलॉजिस्ट ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, आप तीनों ने समय निकाला और तमाम जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ में, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।